द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 19 जो यहाँ पर खेला जाने वाला है साउदर्न ब्रेव और ओवल इनविंसिबल के बीच में, जहां पर आते आते साउदर्न ब्रेव की टीम ने टोटल 4 मुकाबले खेल रखे हैं। पहले दोनों मुकाबले तो ये टीम जीत गई, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले बैक टू बैक ये टीम हार करके आई है। लेकिन वहीं पर ओवल इनविंसिबल की टीम की बात करें, जो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में, इसने अपने जो 4 मुकाबले टोटल खेले उसमें से 3 मुकाबला यहाँ पर इन्होंने जीता था, जिसमें सेकंड लास्ट मैच ये टीम हारी थी एक, लेकिन पिछला मैच उसके बाद वापसी करते हुए शानदार तरीके से वन साइडेड 80 रनों से भी ज्यादा बड़े अंतर से मैच को जीता। और अब ये टीम जो कि टॉप की टीम है, जब खेलने आई है आज के इस मैच साउदर्न ब्रेव के खिलाफ, और साउदर्न ब्रेव के होम ग्राउंड पर द रोज बाउल साउथहैम्पटन का वो मैदान, जहां पर आज का यह मैच 18 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से साउथहैम्पटन में जो टाइमिंग होगी बजे होंगे शाम के 6:30, यानी कि एक डे नाइट मैच यहां पर खेला जाता देखने को मिलेगा आपको। जहां पर पहली इनिंग के दौरान अगर आसमान साफ होता है तो धूप भी निकली होगी, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग की बात करें तो वहां पर फ्लड लाइट्स यहां पर जलती हैं। और जैसे ही मैं बात करता हूं डे नाइट मैचेस की, और वो भी इंग्लैंड के अंदर और वो भी साउथहैम्पटन के मैदान पर, तो जो फ्लड लाइट्स जब सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान जलती है तो पावर प्ले में नई गेंद से बैटिंग करना उतना आसान यहां पर होता है नहीं। हालांकि यहां पर अगर आप देखें तो इस सीजन के अंदर टोटल 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों मुकाबलों के रिजल्ट्स अगर आप जाकर के देखें तो पहले मैच में 106 रन बने 7 विकेट के नुकसान पर, जिसको जवाब में साउदर्न ब्रेव की टीम ने स्कोर को चेज करते हुए आसानी से 9 विकेट से उस मैच को जीता। और वहीं पर जो सेकंड मैच इसी सीजन का खेला गया, एक मैच जो पहला था वो 10 अगस्त को हुआ था, सेकंड मैच यहां पर 13 अगस्त को खेला गया। इसमें देखेंगे तो साउदर्न ब्रेव की टीम ने 139 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए, लेकिन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम ने उस स्कोर को चेज कर लिया सफलतापूर्वक, 3 विकेट से उस मैच को जीता। लेकिन 3 ही विकेट से मैच को जीता, मतलब इतना आसान भी उस मैच को जीतना रहा नहीं। और दोनों इनिंग मैचेस के दौरान अगर आप पावर प्ले की कंडीशंस को देखें तो पहली 25 गेंदों में दोनों इनिंग्स में केवल 28-28 रन बने, विकेट हालांकि नहीं गिरा, लेकिन सेकंड मैच के दौरान विकेटें गिरी। पहली इनिंग में 3, सेकंड इनिंग में 2, रन भी काफी कम बने। इसका सीधा सीधा यहां पर मतलब समझ में आता है। और एक और बात ध्यान रखिए कि दोनों मुकाबले ये डे मैचेस थे, जो कि निश्चित तौर पर वहां पर फ्लड लाइट्स की कंडीशन यहां पर होती नहीं। लेकिन जो फ्लड लाइट्स का एक इफेक्ट आपको मैंने बताया कि सेकंड इनिंग में जब फ्लड लाइट्स यहां पर जलेंगे तो पहली इनिंग का पावर प्ले और भी आसान होगा कंपैरेटिवली तो सेकंड इनिंग के मुकाबले। तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले वैसे भी अगर आप देखें तो पावर प्ले बहुत अच्छा नहीं गया अभी तक के दोनों मैचेस में, चारों इनिंग का, लेकिन यहां पर सेकंड इनिंग में और भी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। तो अगर एक बात जो हम तय करें कि दोनों मुकाबले में हमने क्या देखा कि स्कोर को चेज करते हुए मैच को जीता गया है, लेकिन इस पिच के नेचर को देखें ना तो इवन ना सिर्फ पिछले दोनों मैचेस में और भी 4 मुकाबले अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल 5 मुकाबले पिछले 6 में से बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने ही मैचेस जीते हैं। इससे समझ में तो यही आता है कि ये जो पिच है कि ये जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ी सी आसान होती चली जाएगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो होता है कि इस पिच में जो स्कोर्स बने हैं पहली इनिंग के दौरान पिछले दोनों मैचेस में वो इतने कम रहे हैं कि उसको चेज करना एक तरह से थोड़ा सा ईजी वैसे भी हो जाता है। पिच हालांकि इतनी आसान है नहीं और चेज करना यहाँ पर कतई भी आसान है नहीं। जहां पर आप देखेंगे तो ट्रिकी पिचेस हैं, स्लो पिचेस हैं, स्टिकी इन नेचर है, जहां पर गेंद फंस करके बल्ले पर आएगी, और टू पेसी भी है, यानी कि कोई गेंद जैसा मैंने कहा कि बल्ले पर फंस करके तो आएगी ही, लेकिन बाउंस भी यहाँ पर अनइवन आपको देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से बल्ले से आपको बहुत ज्यादा रन 100 फॉर्मेट के अंदर इस सीजन के दोनों मैचेस में बनते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन हो सकता है कि कोई फ्रेश पिच मिल जाए तब मामला कुछ अलग बनता दिखाई पड़े। उसका कोई अपडेट आएगा तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। हालांकि उसके पहले के मैचेस आप देख लीजिए, इनमें भी बहुत बड़े बड़े स्कोर अगर बने हैं तो किसी केवल एक मैच में, वो भी केवल एक इनिंग में, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा रिलेशन यहां पर बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल इस सीजन में। जहां पर ये जो दोनों मुकाबले खेले गए उसमें आपने देखा ही कि क्या होता दिखाई पड़ा, जहां पर पेसर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, स्पिनर्स को भी विकेटें मिल रही हैं। टोटल पिछले 6 में से 15 विकेटें स्पिन को, 53 विकेटें पेस को, जिसमें पेसर्स का पूरे मैच के दौरान जो डोमिनेशन है स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में और भी जो बढ़ जाता है, वो यहां पर दिखाता है कि भले पिछले दोनों मैचेस में स्कोर चेंज हुए हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज आज आसान हो जाएगी। एक्चुअली कौन सी टीम बेटर बैटिंग करेगी पहली इनिंग में उसको भी वो मैच जिता सकते हैं, लेकिन ये चीज देखना जरूरी होगा कि उसमें वेदर कैसा होने वाला है। आज पिच के बारे में तो आपने समझ लिया, और फाइनल पिच रिपोर्ट टॉस के बाद आती है नहीं, तो वो मिलना भी लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मिलेगा तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बता दूंगा। लेकिन वेदर के बारे में तो पक्का बता दूंगा, और बाकी उसके बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए सिंपली लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है साउदर्न ब्रेव की तरफ से वो आपके सामने, जहां पर क्रिस जॉर्डन पिछला मैच नहीं खेले थे, उसके पहले वाले मैच में चोटिल हो गए थे, इनको पैर में दिक्कत हुई थी, तो पिछले मैच में नहीं खेले। तो टोटल अगर आप देखें तो क्रेग वॉटन भी पिछला मैच नहीं खेले थे, क्रिस जॉर्डन भी पिछला मैच नहीं खेले थे, जो दोनों के दोनों उसके पहले वाले मैच में खेले थे। और क्रेग वॉटन ने तो कमाल की बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें भी चटकाई थी। लेकिन पिछले मैच में अगर आप देखें तो टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम ने ट्राई किए,
जिसमें जेम्स कोल्स ने केवल 2 ओवर करा, लेकिन बाकी लोगों ने अगर आप देखें तो 3 से 4 ओवर की पूरी प्रॉपर बॉलिंग करी। और किसने किस-किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, जिसमें जोफ्रा आर्चर 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगे। टिमाल मिल्स को भी लेकर के आप कह सकते हैं कि 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, बाकी 2 ओवर तो कम से कम डेथ में करते दिखाई पड़ेंगे। और डैनी ब्रिक्स का भी आपने देखा पिछले वाले मैच में कि छठा, 8वां, 16वां और 20वां ओवर किया, यानी कि इंपॉर्टेंट ओवर्स किए। खास करके 16वां 20वां जो था, विकेट हालांकि एक ही मिला, लेकिन देखना पड़ेगा कि डैनी ब्रिक्स आज खेलेंगे भी या नहीं। बाकी माइकल ब्रेसवेल तो आपको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ही। बेंच पर जो ऑप्शंस आप उनके नाम देख ही सकते हैं। करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के हैं, यानी कि 100 फॉर्मेट के अंदर इस 2025 के सीजन में जहां पर 4 मैचेस ये टीम ऑलरेडी खेल चुकी है, उसके पहले के आंकड़े थे वो आपके सामने है। लेकिन इस सीजन के जो 4 मुकाबले हो चुके हैं उसमें कैसे आंकड़े निकल करके आए, प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस करी, वो अब आपके सामने है। और जैसा कि आपको पता भी है कि ये टीम पहले 2 मैचेस इस टीम ने जीते, लेकिन अगले 2 मैचेस गंवा दिए। तो 2 मैचेस जीती है, 2 मैचेस हारी है। तो उसमें अगर आप रीजन भी खोजने की कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक आपको इन नंबर्स में मिल जाएगा। हालांकि लियस डुप्लाय जो एक इनके प्लेयर हैं, इन्होंने अभी तक के 4 में से 3 मुकाबले अच्छे खेले, केवल 1 मैच इनका खराब गया। बाकी जेम्स मिन्स की बात करें तो केवल 1 मैच इनका अच्छा गया। जेसन रॉय की बात करें तो चारों मैचेस में स्टार्ट अच्छा किया है, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसी में एक और जो फैक्टर इंक्लूड होता है ना, वो है पिच का, इस पिच की टैकीनेस का, जहां पर गेंद बल्ले पर फंस करके आती है। और इसी वजह से ना इस पिच पर रन बनाना खास करके ऐसे बैटर्स के लिए जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, चाहे वो जेसन रॉय हो, जो इसी मैच में, इसी मैदान पर एक मैच इसी सीजन में जब खेले थे तो केवल 11 रन बना करके आउट हो गए थे। और इसी मैदान पर जब जेम्स विंस खेले तो 6 रन बना करके आउट हो गए थे। और लियस डुप्लाय का तो खाता भी नहीं खुला था। तो देखेंगे ना कि लियस डुप्लाय जो है सभी की टीम में है, हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, लेकिन इस तरीके के ग्राउंड्स पर, इस तरीके के पिचेस पर इनका रन बना पाना वो एक चमत्कार ही आप कहेंगे कि दिन बहुत अच्छा हो गया। जैसे रोमन पावेल ने पिछले वाले मैच में कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक बड़ा कमाल की इनिंग खेली थी, जबकि वो पिच भी बहुत ही बल्ले पर फंस करके गेंद आ रही थी। तो वो तो दूसरे टूर्नामेंट का आपको मैंने रेफरेंस दे दिया। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी तरीके की पिचेस पर मुझे नहीं लगता कि जेसन रॉय खास करके और साथ ही साथ लियस डुप्लाय ये कुछ खास रन बना पाए, और उसमें अगर इनका बहुत अच्छा दिन हो तो ही रन इनसे बन पाएगा। तो लियस डुप्लाय जो सभी की टीम में है, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा सेफ है नहीं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जेम्स विंस को जरूर आप लेकर के जा सकते हैं, जो टेक्निकली इन दोनों से बेटर बैटर्स हैं, और पिछले 3 मुकाबले इनके खराब भी गए हैं 4 में से। तो इनसे एक उम्मीद भी है कि टॉप ऑर्डर से रन बना करके दें। तो टॉप 3 में से तो मुझे तो जेम्स विंस ही एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको भी नहीं पिक करते तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसमें जेम्स कोल्स हैं, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। माइकल ब्रेसवेल हैं, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करके देंगे, और परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें तो वे बेटर है बाकी तीनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के मुकाबले। हालांकि लियस डुप्लाय का भी नंबर अच्छा है, लेकिन वो इस पिच पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कर पाएंगे। और उसी में एक फैक्टर आता है लॉरी इवांस का, बहुत ही कमाल का फैक्टर है। इनको अगर आप टीम में लेकर के गए तो शायद वन साइडेड आप जीतेंगे, इवन ग्रैंड लीग में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। और ये चीज जब इन्होंने ये 53 की पारी खेली थी ना, तब भी उस मैच में भी आपको मैंने कही थी, इसी पिच पर ये पारी आई है इनकी 53 रन की, क्योंकि इनका ये होम ग्राउंड भी है और इस मैदान पर एक कमाल खेलते हैं हमेशा। और आगे आप चल करके वेन्यू के नंबर्स में देखेंगे तो अगर आप इन टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स को नहीं पिक कर रहे हैं, और तो निश्चित तौर पर लॉरी इवांस एक अच्छे ऑप्शन है। तो जेम्स विंस और लॉरी इवांस में से किसी भी एक को आप लेके जा सकते हैं, और दोनों का एक्चुअली होम ग्राउंड है, तो दोनों को भी लेके जा सकते हैं इन दोनों ऑलराउंडर्स के साथ। इसके बाद अगर आप देखें तो हिल्टन कार्टराइट का वो रोल खास करके रहा नहीं है, लेकिन एज ए बॉलर जॉर्डन थॉमसन ने पहले ही मैच खेला और 2 विकेट लेकर के गए। डैनी ब्रिक्स ने 1 विकेट लिया। इसके साथ साथ टिमाल मिल्स की बात करें, जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, इन्होंने टोटल अभी तक के खेले गए 3 मुकाबलों में अगर आप देखें तो 7 विकेटें ली हैं। और इस ग्राउंड पर जब खेले थे तो वहां पर भी 2 विकेट लेकर के गए थे। और उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर, जो अभी तक के 3 मुकाबलों में 4 विकेट ले जा चुके हैं। इस मैदान पर भी जब खेले थे तो 2 विकेट लेकर के गए थे। ये भी एक शानदार ऑप्शन है, लेकिन अगर खेलेंगे तो, क्योंकि पिछले मैच में लग रहा था कि 100% फिट नहीं थे, तो ये भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो क्रेग वॉटन शायद टीम में सीधे आ जाएं। और क्रेग वॉटन ने ना इसी मैदान पर जब आखिरी मैच खेला था इस सीजन का, तो इसी मैदान पर खेला था, 3 विकेट लेकर के गए थे। तो सीधे टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। पावर प्ले के बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं। तो ओवरऑल इस पूरी टीम को एनालाइज कर लें। हालांकि क्रिस जॉर्डन का भी फिटनेस को लेकर के पता नहीं है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इसी मैदान पर आखिरी मैच इन्होंने खेला भी था, जहां पर कुछ खास अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाए थे। रीस टोपली को भी केवल इस सीजन में एक ही बार मौका मिला है। बाकी टोबी एल्बर्ट और डैनियल ह्यूजेस खेलते भी हैं, तो ये तो बैटर्स हैं, और ये दोनों भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तो उतने बेहतर ऑप्शन बनेंगे नहीं। तो ओवरऑल पूरा रिसेंट फॉर्म अगर आप देख लें हर एक प्लेयर का, इस पिच के हिसाब से यूटिलिटी अगर आप समझ लें, और इसी मैदान पर जो परफॉर्मेंस इस सीजन में आई है उसको भी देखने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉरी इवांस या जेम्स स्मिथ में से कोई एक
परफॉर्मेंस के बेसिस पर लॉरी इवांस ज़्यादा बेटर हैं और यूटिलिटी की बेसिस पर कोल्स और माइकल ब्रेसवेल तो सीधे टीम में आते हैं। बाकी जॉर्डन थॉमसन, टिमाल मिल्स और जोफ्रा आर्चर भी हैं। अगर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं तो क्रेग वॉटन अगर खेलेंगे तो उनको, या डैनी ब्रिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि डैनी ब्रिक्स खेलेंगे या नहीं। तो क्लैरिटी तो आपको मैंने यहीं पर काफी हद तक कंप्लीटली दे दी है कि किसको कब लेकर के जाना है, लेकिन हेड टू हेड के भी नंबर्स देख लेते हैं, यहां से भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो लियस डुप्लास सामने वाली टीम के खिलाफ कभी चले नहीं, 4 मैच पे 44 रन है। जेम्स विंस की बात करें तो 5 मैच 115 रन है, 52 का हाईएस्ट स्कोर है, केवल एक ही मैच में चले हैं हेड टू हेड में। और बाकी जेसन रॉय तो सामने वाली टीम के खिलाफ खेले ही नहीं है। जेम्स कोल्स की बात करें तो ये ओवल इनविंसिबल के खिलाफ केवल एक मैच खेल करके 4 ही रन बना पाए हैं। माइकल ब्रेसवेल भी नहीं खेले हैं। लॉरी इवांस के भी आंकड़े काफी खराब है सामने वाली टीम के खिलाफ। हेल्टन कार्टराइट भी नहीं खेले, लेकिन जॉर्डन थॉमसन के 3 मैच में 6 विकेट 41 रन है, एक मैच में 1 विकेट डैनी ब्रिक्स के हैं, 4 मैच में 5 विकेट टिमाल मिल्स के हैं हेड टू हेड में ओवल इनविंसिबल के खिलाफ। जोफ्रा आर्चर के 2 मैच में 2 विकेट हैं। और बाकी कोई नंबर अच्छा है तो वो है क्रिस जॉर्डन का। तो अगर ये प्लेइंग 11 में वापस आते हैं ना, क्रिस जॉर्डन की बात कर रहा हूं, तो सीधे टीम आप लेके जा सकते हैं इस तरीके के फंसने वाली पिच पर। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखें तो कुछ खास कमाल होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बैटिंग में हमने ये चीज जान ली है कि लॉरी यहां पर अगर आप देखें तो माइकल ब्रेसवेल और जेम्स कोल्स 2 ऐसे नाम हैं जो बल्ले से शायद उतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके ना दे पाए, लेकिन ये बात तो तय है कि बॉलिंग भी करके देंगे तो वहां से इनकी यूटिलिटी बेस्ट निकल करके आ जाती है। और बाकी टॉप 3 के जो तीनों बैटर्स हैं, जिसमें जेम्स विंस का ये होम ग्राउंड है ना, ये यहाँ पर 95 मैच खेल करके 2983 रन बना चुके हैं, 35 का एवरेज है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से है। हालांकि इस सीजन में इसी मैदान पर फ्लॉप हो गए थे। लॉरी इवांस के भी नंबर्स अगर आप देखें तो 14 मैच 477 रन है, 48 का एवरेज है। तो डिपेंड करेगा, पहली इनिंग की बैटिंग है तो आप चाहें तो लॉरी इवांस को लेकर के जाइए, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो आप जेम्स विंस को लेकर के जा सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए चीज कह दी, बाकी आप दोनों में से किसी भी एक को पिक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जॉर्डन थॉमसन तो टीम हमारे रहेंगे ही, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। इसी मैदान पर डैनी ब्रिक्स का भी अपना होम ग्राउंड है, 30 मैच में 48 विकेट है इस मैदान पर इनकी, और पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए 28, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 20 विकेटें, लगभग कमाल की बॉलिंग दोनों इनिंग्स में इन्होंने करी है। बाकी टिमाल मिल्स के भी 21 मैच में 23 विकेटें हैं, इनको भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। जोफ्रा आर्चर खेलते हैं तो जोफ्रा आर्चर भी सीधे टीम में आएंगे, वरना क्रेग वॉटन अगर खेलेंगे, और इवन जोफ्रा आर्चर क्रेग वॉटन दोनों खेलेंगे ना, तो मैं दोनों को लेकर के जाऊंगा। यहाँ पर क्रेग वॉटन के 13 मैच में 20 विकेटें हैं, यहाँ पर रीस टोपली की 11 मैच में 16 विकेटें हैं, यहाँ पर क्रिस जॉर्डन के 29 मैच में 31 विकेट है। तो कमाल ही खेले हैं बेसिकली बॉलर्स यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर ये 5 प्लेयर्स तो हमारे पक्के हैं। छठे प्लेयर के तौर पर लॉरी इवांस या जेम्स मिल्स में से कोई भी एक प्लेयर आप पिक कर लीजिएगा, या चाहे तो आप डैनी ब्रिक्स को भी लेके जा सकते हैं। तो क्लैरिटी आपको यहाँ पर 6 प्लेयरों को लेकर के, 5 प्लेयरों को लेकर के कम से कम पूरी है। छठा प्लेयर आप अपने हिसाब से तय करिएगा। बाकी प्लेयर बैटल के भी आंकड़े आपके सामने है, जहां पर लियस डुप्लाई बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं, लेग स्पिन पर फंसते हैं, नेथन साउटर के 7 गेंद पर 11 बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। विल जैक्स इनको 2 बार अपनी ऑफ स्पिन पर आउट कर चुके हैं। साकिब महमूद और टॉम करन भी इनको परेशान कर चुके हैं। बाकी जेम्स मिन्स की बात करें तो इनके नंबर्स अगर आप देखें तो विल जैक्स पर सैंपल साइज छोटा है, थोड़ा खराब है, बाकी सभी को काफी बेहतर खेला है। आउट हुए हैं 2-2 बार, एक बार, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके 30-30 40-40 रन बना करके, तो बढ़िया नंबर्स हैं इनके। इसी वजह से जेम्स मिन्स से आज उम्मीदें काफी अच्छी रहेंगी। बाकी जेम्स कोल्स ये भी विल जैक्स और नेथन साउटर सैम करन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। जेसन रॉय के नंबर्स देखें तो नेथन साउटर और राशिद खान के लेग स्पिन पर 2-2 बार आउट हुए हैं सस्ते में। इसके बाद यहाँ पर आते हैं लॉरी इवांस, इनके नंबर्स भी अगर आप देखें तो साकिब महमूद पर बहुत खराब है, विल जैक्स पर बहुत खराब है, सैम करन पर भी खराब है, इवन नेथन साउटर भी आप कह सकते हैं। तो जो हमको एक कंपैरिजन लेना था ना लॉरी इवांस और जेम्स विंस का, प्लेयर बैटल के बेसिस पर जेम्स विंस आगे निकल जाते हैं। तो आप चाहें तो क्लियरली आप जेम्स विंस को भी लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल जिनका डेटा मिलेगा नहीं, हेल्टन कार्टराइट को तुमको टीम में लेना ही नहीं है, उनके नंबर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख लेने के बाद, साउदर्न ब्रेव को टीम को पूरी तरह से समझ लेने के बाद, दूसरी टीम की तरफ आए ओवल इनविंसिबल, जिनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है सीजन के अंदर। प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो विल जैक्स है, तवंदा मुये है, जॉर्डन कॉक्स है, सैम करन है, डोनोवन फेरेरा है, टॉम करन है, सैम बिलिंग्स है, राशिद खान, नेथन साउटर, साकिब महमूद और जेसन बेरेंडॉफ है। तो परफॉर्मर्स हैं इनकी टीम में। और बेसिकली इनकी बॉलिंग को देखें तो 6 बॉलिंग ऑप्शन ये टीम ज्यादातर यूज करती है। नेथन साउटर को 2 से 3 ओवर ही मिलते हैं, और वो ओवर तभी मिलते हैं जब साकिब महमूद को रेस्ट कराया जाना हो, या थोड़ी सी खराब बॉलिंग उनसे हो जाए किसी भी बॉलर से। और बाकी सैम करन और साकिब महमूद, जेसन बेरेंडॉफ, तीनों ने पिछले मैच में 3-3 ओवर करे। टॉम करन भी पूरे 4 ओवर कर गए थे पिछले मैच में, और यही एक रीजन था कि इन दोनों के ओवर्स घटे भी, वरना शायद नेथन साउटर को बॉलिंग भी ना मिलती। राशिद खान ने भी पूरे 4 ओवर करे थे, टॉम करन ने तो 4 विकेटें भी ली थी पिछले मैच में। बाकी बेंच आप इनका है वो भी देख लीजिए। इसके बाद आपके सामने है करियर का डेटा, लेकिन इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले का, उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी इस सीजन में तो 4 मुकाबले हो ही चुके हैं, 3 मुकाबले इस टीम ने जीत भी लिए हैं, ये भी आपने देखा। और पिछले मैच में क्या देखा कि जॉर्डन कॉक्स ने भाई साहब
कमाल की बैटिंग करी थी। 86 नाबाद की पारी और जम के कुटाई करी थी सामने वाली टीम के गेंदबाजों की। 29 गेंद पर इनके 86 नाबाद की पारी आई थी, 10 छक्के उड़ाए थे। उसके पहले वाले मैच भी 44 रन बनाए। इसके साथ-साथ टॉप ऑर्डर पर देखा तो तवांदा मोएये को जब 2 बार ईजी बैटिंग कंडीशन में बैटिंग करने का मौका मिला तो 2 बढ़िया पारियां खेली। इसके बाद विल जैक्स की बात करें तो उन्होंने भी 3 मैचेस तो कम से कम अच्छे खेले हैं अभी तक। तो ओवरऑल पूरा टॉप ऑर्डर जो है इनका काफ़ी ठीक-ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ा है। इसमें सैम करन जब बल्ले से नहीं चलते तो बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे देते हैं। तो इनको लेकर के तो बिना किसी डाउट के सीधे टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। डोनोवन फरेरा को भी एक बार जब मौका मिला था तो बीच में 63 रन की शानदार पारी खेल गए थे। बाकी टॉम करन एक ऐसे खिलाड़ी साबित हुए हैं जो पहले 2 मैच में नहीं चले, अगले मैच में 1 विकेट लिया, फिर आकर के 4 विकेट लेकर गए। तो इन्होंने अपना फॉर्म गेन किया है और अब तो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं। बैटिंग की भी पूरी संभावना है कि करके दे सकें और खास करके ऐसी पिच पर जहां पर इस टीम के पास अगर आप देखें तो जॉर्डन कॉक्स हो गए, तवांदा हो गए, विल जैक्स हो गए, तीनों के तीनों तगड़े स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। तो हो सकता है कि तीनों के तीनों फ्लॉप हो जाएं। कोलैप्स अगर हुआ पहली इनिंग की बैटिंग करते तो वहां पर टॉम करन का तो यूज और भी बढ़ जाएगा। तो इनको आज कतई ड्रॉप नहीं करना है। सैम बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर फिक्स है नहीं। राशिद खान को इस तरीके की पिचेस पर आप मिस नहीं कर सकते। नेथन साउटर के ओवर्स उतने कंफर्म है नहीं कि कितने करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आप इनको एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ट्रीट करिएगा। लेकिन जेसन बेहरनडॉफ हो गए, साकिब महमूद हो गए, इन दोनों को तो आप कतई ड्रॉप नहीं कर सकते। साकिब महमूद के 3 मैचेस में 6 विकेट हैं। इसी सीजन में जेसन बेहरनडॉफ के भी 6 विकेट हैं 4 मैचेस में। तो अगर आप देखें तो कम से कम 5 प्लेयर तो हमारे पक्के हैं। बाकी टॉप ऑर्डर में से इन तीनों में से निश्चित तौर पर विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स भी तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन किसको आप पिक करेंगे, चूंकि इस तरीके की टैकी पिचेस पर जहां पर गेंद बल्ले पर फंस करके आए, स्ट्रोक प्लेयर्स का तो यहां पर जम करके खेल पाना वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज तो कम से कम क्लियर है, अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें साउदर्न ब्रेव के खिलाफ इन प्लेयर्स की, तो विल जैक्स के 5 मैच 203 रन है, उसी में 1 सेंचुरी भी है। यानी कि बाकी 4 मैचेस के आंकड़े हैं ना, वो भी ठीक ही ठाक है, बहुत खराब नहीं है। और साथ ही साथ 3 विकेटें भी हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें जॉर्डन कॉक्स की भी, इनके भी 2 मैच में 71 रन है, तवांदा के 1 मैच में 11 रन है, सैम करन के 4 मैच 79 रन है, 4 विकेटें हैं। डोनोवन फरेरा कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन टॉम करन के 5 मैच 8 विकेटें हैं और बाकी राशिद खान के 3 मैच में 1 विकेट है, नेथन साउटर के 3 मैच में 1 विकेट है। लेकिन इस तरीके की पिचेस पर तो राशिद खान को तो कम से कम जो पूरे 4 ओवर कर रहे हैं आप नहीं ड्रॉप करेंगे, और इवन साकिब महमूद और बेहरनडॉफ को भी ड्रॉप नहीं करेंगे, जिसमें से साकिब के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो ये 3 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनकी बॉलिंग एबिलिटी ऐसी है इस पिच पर कि आप इनको निश्चित तौर पर ड्रॉप नहीं कर सकते। सैम करन की इंपॉर्टेंस को आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है। सैम करन को और टॉम करन को भी निश्चित तौर पर आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और जो एक कंफ्यूजन है कि इन तीनों में से किसको लेकर के जाएं, वो तो अभी भी बना हुआ है। हालांकि नंबर्स के बेसिस पर तो विल जैक्स बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, और एक और इनके साथ लॉजिक इनके साथ जाता है, वो इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग। तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से वो बेटर होंगे। तो ये 6 प्लेयर पक्के तौर पर सीधे टीम में हमारे आते हैं। हालांकि एक और डेटा हम देख लेते हैं वेन्यू का, कि इस मैदान पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस मैदान पर भी देखें तो विल जैक्स के आंकड़े बहुत ही शानदार है। 8 मैच 271 रन, 45 के एवरेज, 3 विकेटें। लेकिन उसे में तवांदा मोएये के नंबर्स कुछ ज्यादा बेहतर है नहीं। जॉर्डन कॉक्स को भी आप चाहें तो पिक कर तो सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल विल जैक्स को फेवरेट मानूंगा उनकी बॉलिंग की संभावना की वजह से। तो विल जैक्स को तो मेरे टीम में जरूर रहेंगे। और बाकी जो आपको ने कहा था ना कि यूटिलिटी वाइज वो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी सैम करन को, टॉम करन को तो आपको टीम में लेकर के जाना ही है। राशिद खान के भी नंबर्स देख लीजिए, साकिब महमूद और साथ ही साथ जेसन बेहरनडॉफ जो इस मैदान पर खेले नहीं है। नंबर्स तो आपके सामने है। गस एटकिंसन का भी काफी अच्छे आंकड़े इस मैदान पर। लेकिन जो 6 प्लेयर हमारे पक्के तौर पर टीम में आने चाहिए वो आपको उन्हें बता दिया है। तो अब किस टीम को आप फेवर करेंगे उसकी बेसिस पर आप चीजें तय करिएगा कि किसकी तरफ से आप 6 प्लेयर लेके जाएंगे। सामने की तरफ से भी आपको हमने 5 प्लेयर क्लियरली बताए थे, इस टीम की तरफ से भी 6 प्लेयर क्लियरली बता दिए हैं। तब तो कोई डाउट यहाँ पर बचा है नहीं मेरे हिसाब से। निश्चित तौर पर कुछ प्लेयर और तो रहेंगे ही रहेंगे जिनको लेकर के आपको दिमाग में आएगा कि अब इनको भी लेकर के चले जाएं, लेकिन सबको लेकर के तो जा नहीं सकते। बाकी प्लेयर बटल के आंकड़े आपके सामने है। तवांदा, क्रेग वॉटन पर 2 बार जेम्स कोल्स पर, 10 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो इनके सामने आप डाल दीजिए, ये विकेट फेंक करके आते हैं। जेम्स कोल्स जैसे पार्ट टाइमर्स पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं, वो भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही है। विल जैक्स, जॉर्डन थॉमसन पर 3 बार, 4 बार क्रेग वॉटन पर, 4 बार टिमाल मिल्स पर। टिमाल मिल्स पर तो फिर भी बेहतर खेले हैं, लेकिन इन दोनों के खिलाफ आंकड़े इनके काफी खराब हैं। सैम करन की बात करें तो जोफ्रा आर्चर पर और टिमाल मिल्स पर ठीक ठाक खेल गए हैं। नंबर इनके जॉर्डन थॉमसन और जेम्स कोल्स पर खराब हैं। और बाकी जॉर्डन कॉक्स के भी आंकड़े वहां पर देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो भी कुछ खास अच्छी खेलते नहीं, और इवन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग भी। इसके बाद यहाँ पर सैम बिलिंग्स, टॉम करन और डोनोवन फरेरा के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखिए। इनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो देख करके रख सकते हैं। और अभी जब आप स्मॉल लीग की टीम आप बना लेंगे ना, तो देखेंगे चूंकि ओवल इनविंसिबल की टीम इतना बढ़िया खेल ही
यही है कि उसी टीम की तरफ से कप्तान है, उस कप्तान के सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे भी कॉमन, जो सभी की टीम में है। लेकिन विल जैक्स की जगह पर आपके पास एक जेम्स विंस का भी ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। एक राशिद खान का ऑप्शन है, एक जेसन रॉय तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक्सट्रीम ग्रैंड लीग के ऑप्शन है, इनको तो मैं प्लेयर के तौर पर भी स्मॉल लीग की टीम में नहीं लेके जा पाऊंगा आज। तो इस तरह से चीजें अपने आप रोटेट कर सकते हैं और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम बना करके सेव कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल टीम बनेगी और अगर वेदर के बारे में पता चला तो वेदर तो पता चल ही जाएगा, और अगर साथ ही साथ पिच के बारे में भी पता चला तो वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ग्रैंड लीग की टीम जरूर बनाइए, पूरा वीडियो देख करके बहुत ही शानदार बनने वाली है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।